करता हूँ। क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए यस मैम। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। ये पूरा लिख ही नहीं पाई, ये चल रहा था मेरा। एक मिनट। अभी स्टार्ट करती हूँ, एक मिनट में। ठीक, अभी इसमें कहीं नो एरर भी हो जाए। देखिए, स्पॉटिंग एरर्स आज का हमारा टॉपिक है। What is the topic of today? इट इज रिटन हियर। Then let's start the class. Hello everyone. आज हम स्पॉटिंग एरर में मिसलेनियस है हमारी, कुछ सेंटेंसेस देखेंगे और हम देखेंगे कि अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक्स में हमें कितना पता है और कितना हमारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, I inquired of him why he is so negligent in his studies. अब आपने इसमें एरर निकालना है, मतलब आप देखिए, I inquired of him why he is so negligent in his studies. मैं इसको लाइए थोड़ा सेक्शन में डिवाइड करती हूँ, सेक्शन में इसको हम कर देते हैं। एक मिनट। देखिए, एक सेक्शन हमारा ये हो गया, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम। ठीक है, ये हो गया सेक्शन ए, ये हो गया सेक्शन ए। ठीक है, वाई ही इज सो, ये हो गया वाई ही, ये हो गया सेक्शन बी, सो नेग्लिजेंट, ये हो गया सी, और ये हो गया इन हिज स्टडीज, ये डी सेक्शन हो गया, और ये नो एरर हो गया। चलिए बताइए किस में आपको एरर दिखाई दे रही है। I inquired of him why he is so negligent in his studies. No error. चलिए बताइए, आप लोगों ने सबने पढ़ा है, ठीक से देखिए, और जितना ग्रामर अब तक पढ़ा है उसको एक बार कहते हैं ना, रिवाइंड कीजिए, रिकॉल कीजिए, और देखिए इसमें कहीं, इस सेंटेंस में आपको कहीं एरर नज़र आ रही है। एरर आपको नज़र आ रही है? नहीं आई? मैं बताऊं? अच्छा, मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है? आप सब तक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, ma'am. और स्क्रीन दिख रही है?
यस चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, हमने नरेशन पढ़ा है, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है, नरेशन पढ़ा है ना। और नरेशन में हमने जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि सेड टू को आस्क में या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं, ये भी पढ़ा था ना। तो देखो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम वाई ही इज सो नेग्लिजेंट इन हिज स्टडीज। इसमें हमने एक बात ये भी पढ़ी थी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये वाला पोर्शन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच यानी ये वाला सेंटेंस जो होता है वो पास्ट टेंस में ही इसको चेंज कर देते हैं, पढ़ा था ना हमने। तो ये हमारा किस में, सिंपल पास्ट में है, तो ये जो प्रेजेंट है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉज हो जाएगा, ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। पढ़ा था हमने, याद आया? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हम पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम व्हाई ही वाज सो नेग्लिजेंट इन हिज स्टडीज। तो कहाँ में जो एरर आई वो किस पोर्शन में आई, बी। आपका जो आंसर है, जो आपकी एरर है वो किस में है, बी में। ठीक है, क्लियर है? देखिए अभी देखिए ये है, अच्छा ये नंबरिंग मैंने गड़बड़ कर दी, ये एक और है, सेंटेंस नंबर 2 है। ये देखिए, एज द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड ही इंसिस्टेड टू आस्क सेवरल क्वेश्चंस। अब देखिए ये आपकी प्रीपोजिशन की है और इसको आप ठीक से पढ़िएगा और बताइए कहाँ पर आपको गलती नज़र आ रही है। As the meeting was about to end, he insisted to ask several questions. देखो, ठीक से देखो और बताओ मुझे। देखिए इसमें क्या है, एज द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड ही इंसिस्टेड, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू आस्क सेवरल क्वेश्चन, यहाँ ये जो टू है ना इसका प्रॉब्लम है, क्योंकि इंसिस्टेड के साथ ऑन का यूज होता है। इंसिस्टेड ऑन आस्किंग, इंसिस्टेड के साथ जब ऑन का यूज हो जाएगा तो यहाँ आस्क नहीं होता है, हम जिरंड का या पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं तो आस्किंग हुआ। ऐसे आपके पास बहुत सारे वर्ब होते हैं जिनके साथ हम डायरेक्ट पार्टिसिपल या जिरंड का यूज़ करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास अवॉइड है, अवॉइड वर्ड है, हमारे पास स्टॉप है। जैसे मैं कहूँ वी स्टॉप्ड टू राइट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये जो सही होगा वी स्टॉप्ड राइटिंग। यदि मैं कहूँ वी स्टॉप्ड टू राइट तो ये गलत है। जो सही है वो क्या है, वी स्टॉप्ड राइटिंग। तो पार्टिसिपल या जिरंड का यूज़ होता है, उसने लिखना बंद कर दिया, ये यहाँ जिरंड का हमने यूज़ किया है। आपने नॉन फिनिट वर्ड्स पढ़े, नॉन फिनिट वर्ब्स पढ़ी होंगी, तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं उनमें हम इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल इनको पढ़ते हैं और उनका फॉर्मेशन भी आपने सीखा होगा, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, सर्टेन वर्ब्स विच आर फॉलोड बाय
पार्टिसिपल, डायरेक्ट पार्टिसिपल और जिरन, और उनमें कौन कौन सी होती है, जैसे अवॉइड है, स्टॉप है, जैसे कि एन्जॉयड है, जैसे एन्जॉयड टू राइड नहीं होगा, एन्जॉयड राइडिंग होगा, एन्जॉय है, जैसे डिटेस्ट है, जैसे रेजिस्ट है। ये आपका प्रीपोजिशन नहीं हुआ है इसलिए बता रही हूँ। स्टार्ट है, स्टार्ट रेनिंग होता है, स्टार्ट टू रेन नहीं होता है ना। जैसे पोस्टपोन है, डेफर है। ये कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा हम जिरंड और पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, हम इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ टू आस्क जो है वो इन्फिनेटिव है, और हम इन्फिनेटिव का यूज़ ना करके यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, जिरंड का। जिरंड जो वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब है, हम उसका यूज़ करेंगे। तो इंसिस्टेड ऑन आस्किंग सेवरल क्वेश्चंस, ये इसका आंसर होगा। ये वर्ब्स आपको याद करनी पड़ेंगी कि किन वर्ब्स के साथ कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके साथ आप इन्फिनेटिव का यूज़ ना करके पार्टिसिपल या जिरंड का यूज़ करते हैं। मैंने आपको कुछ बताई है यहाँ पे, देखिए अवॉइड है, स्टॉप है, एन्जॉय है, डिटेस्ट है, रेजिस्ट है, स्टार्ट है, पोस्टपोन है, एक्सक्यूज़ है, फॉरगिव है, फिनिश है, फिनिश भी होती है, फिनिश है ख़त्म करना, है ना, रिग्रेट है। इसके अलावा हेल्प भी होता है, जैसे मैं कहूँ कि शी कैन नॉट हेल्प टू टेल अ लाई, तो आप ऐसे इसको, ये गलत हो गया, शी कैन नॉट हेल्प टेलिंग अ लाई, ठीक है। ये इसका राइट मतलब सही फॉर्मेशन हो। जैसे अवॉइड मैंने बताया, तो जैसे यू शुड अवॉइड टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी, मतलब जो फालतू खर्चा तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ टू स्पेंड की जगह स्पेंडिंग, यू शुड अवॉइड स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी, तुम्हें बेकार का खर्चा जो है अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास इंसिस्ट था और इसलिए हमने इसको आस्क किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज शी हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट्स ऑन देयर अराइवल। एरर निकालिए क्या होगी, देखिए एरर क्या होगी इसमें। ये मैंने लास्ट ईयर के पेपर से ही उठाए हैं आपके, ये जो ये तीसरा है, 4 नंबरिंग अंडरलाइन। हाँ देखिए, इट वॉज शी हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट्स ऑन देयर अराइवल। यदि आपको याद हो तो जब हमने प्रोनाउन पढ़े थे, या हमने आर्टिकल में भी बताया था आपको, जहाँ भी ईच है तो वो किसी एक चीज़ को बता रहा है, इसका मतलब होता है प्रत्येक। और जब एक चीज़ को बताता है या हर एक, तो वहाँ पर जो वर्ब होती है वो हमारी कैसे होती है, सिंगुलर फॉर्म में होती है। तो जब सिंगुलर फॉर्म में होगी तो ये देयर, इट्स द रॉन्ग यूज़ बच्चों, यहाँ पर देयर नहीं बल्कि क्या होगा, हिज होगा। इट वॉज शी हु सजेस्टेड दैट यू आर बी एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट ऑन हिज अराइवल। इसका मतलब हुआ कि उससे बताया गया है कि दरवाजे पर जो भी पार्टिसिपेंट आएगा उसके अराइवल पर उसे वेलकम करना है, तो हर एक को वेलकम करना है, ईच पार्टिसिपेंट। तो देयर नहीं होगा, यहाँ पर हिज अराइवल होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, ईच जो है वो सिंगुलर है, ठीक है ना। और जब सिंगुलर होता है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही तो आप उसका यूज़ करोगे यहाँ पर, ठीक है ना। क्लियर है आपको, मेरी आवाज़ आ रही है?
आप सभी बोलिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा, और जो मैंने बताया, हाँ वो क्लियर है? आपने यस प्रोनाउन मैम। पढ़े थे जब, तो बताया था ना मैंने आपको। ईच है, मैंने आपको एनी का बताया था, ईच का बताया था, सम, फ्यू, ये सारे बताए थे ना। ईच, एवरी, वन, ओ एन ई, वन। अभी जब हमारा स्पॉटिंग एरर स्टार्ट हो जाता है तो जो हमने जितना भी पुराना पढ़ा है वो सब हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता। आपको एक एक छोटी छोटी बात याद आएगी अब जब आप इसको करोगे, कि मैंने ईच के साथ बताया था कि सिंगुलर होता है, सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ जो भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, पॉजिटिव केस आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। तो देखिए उनके आगमन पर, तो हिज अराइवल, ये जो पॉजिटिव केस में हिज, देयर की जगह हम हिज रखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए व्हेन ही विल कम आई विल मेक श्योर आई मीट हिम। देखिए इसमें व्हेन ही विल कम आई विल मेक श्योर आई मीट हिम, इसमें देखिए कहाँ एरर समझ आ रही है। आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे ना? जब हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि यदि ये प्रेजेंट में हो तो ये फ्यूचर में होता है। अब यदि यहाँ हम, मुझे फ्यूचर दिख रहा है तो यहाँ प्रेजेंट होगा ना, दोनों फ्यूचर नहीं होते हैं। मैंने पास्ट का भी बताया था, यदि यहाँ पास्ट हो तो यहाँ वुड होता है, ये भी बताया था। यहाँ ये प्रेजेंट में होगा, विल नहीं होगा। व्हेन ही कम्स ये हो जाएगा आई विल मेक श्योर आई मीट हिम। तो एरर जो है वो इस पोर्शन में है, ए पोर्शन में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए ही फ्लेड फ्रॉम द कंट्री, ये 4th नंबर का है, ये 5th नंबर का है। ही फ्लेड फ्रॉम द कंट्री लीस्ट ही शुड बी अरेस्टेड फॉर हिज मिसडीड। देखिए ये फिर वही मिस्टेक है प्रपोजिशन की। ये जो फ्लेड होता है ना, फ्ली का सेकंड फॉर्म है। फ्लेड जो है वो फ्ली का सेकंड फॉर्म है। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्ली माने होता है भाग जाना, रन अवे फ्रॉम। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से, रन अवे फ्रॉम समथिंग और समवन, किसी चीज़ से भाग जाना, किसी व्यक्ति से भाग जाना, किसी डेंजर से भाग जाना, किसी सिचुएशन से भाग जाना, इसका मतलब होता है फ्ली। तो इसमें अपने आप ऑलरेडी ही पहले से ही प्रीपोजिशन, हिडन प्रीपोजिशन है, क्योंकि फ्लेड का मतलब हुआ रन अवे फ्रॉम। तो इसमें हमें ये प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये होगा ही फ्लेड द कंट्री लीस्ट ही शुड बी अरेस्टेड फॉर हिज मिस्टेक्स। ठीक है, तो इसमें हमें इस फ्रॉम की ज़रूरत है ही नहीं। तो जो भी एरर है वो ए पोर्शन में है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ड्यू टू इन्फ्लेशन the prices of essential items are rising। देखिए ड्यू टू इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन मुद्रा दर जो गिरता है उससे द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल आइटम्स, जो ज़रूरत के ज़रूरी सामान हैं उनके प्राइस, उनके मूल्य जो हैं वो बढ़ गए हैं। इसमें एरर ढूंढिए कहाँ पर है। अच्छा, एराइजिंग का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एराइजिंग? एराइज माने क्या होता है? आपको एराइज वर्ड का मीनिंग पता है? एराइज, एराइज का क्या मतलब है?
इसका मतलब होता है उत्पन्न होना। और राइज का मतलब क्या होता है? बढ़ना। यहां पर क्या मीनिंग है? ड्यू टू इन्फ्लेशन द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल आइटम्स आर अराइजिंग और राइजिंग। उत्पन्न हो रहे हैं मूल्य या बढ़ रहे हैं? हाँ, राइजिंग। राइजिंग इज द करेक्ट आंसर। अराइजिंग का मीनिंग अलग है। देखिए, जब भी हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें एरर स्पॉट करना है, तो आप ये मान के चलिए कि जितनी भी आज तक आपने इंग्लिश पढ़ी है वो सब इसमें लगानी है। जितना भी आपके दिमाग में चलता है ना, वो आपको हर चीज़ देखनी है। एक सेंटेंस पढ़ना है और उस सेंटेंस को बिल्कुल, एक तो फॉर्मेशन पे ध्यान देना है कि आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। आपको इन्वर्जन पे भी ध्यान देना है कि जो इन्वर्जन के रूल हमने किए थे, क्या ऐसा कोई रूल यहाँ आ रहा है? यदि कोई इंटेरोगेटिव है या हार्डली, स्केर्सली या नो सूनर बट ऑल्सो वाला कुछ ऐसा कुछ दिया गया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, नो सूनर व्हेन वाला कुछ ऐसा सेंटेंस दिया गया है, तो हम ध्यान रखें कि वहाँ पे इन्वर्जन होगा। हमें सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का भी ध्यान रखना है कि हम कोई चीज़ फालतू ना लगा दें। जैसे ऊपर ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में ही आता है, क्योंकि फ्लैड का अपने आप में ही मतलब होता है रन अवे फ्रॉम, किसी चीज़ से भाग जाना। तो हमें यहाँ पे फ्रॉम की ज़रूरत नहीं है, ये फालतू लगा है। ये वर्ड यहाँ पे सुपरफ्लुअस है। ये अराइजिंग में ए जो है यहाँ मीनिंग ही बदल देगा, फालतू में यहाँ पर ए लगा रखा है। ये सुपरफ्लू क्यों हो गया? क्योंकि अराइजिंग का मतलब होता है उत्पन्न होना और राइज का मतलब होता है बढ़ना। तो यहाँ मूल्य उत्पन्न थोड़ी हो रहे हैं, यहाँ तो कॉस्ट बढ़ रही है ना। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एवरी मैन एंड वीमेन इन द विलेज वर प्रेजेंट एट द फेस्टिवल। देखिए यहाँ क्या होगा, देखिए एक आपका सेंटेंस ये भी है, एवरी मैन एंड वीमेन। आज सारी नंबरिंग जो है वो गड़बड़ा गई है। देखिए क्या है यहाँ पर, एवरी मैन एंड वुमेन इन द विलेज वर प्रेजेंट एट द फेस्टिवल। बताइए इसमें कहाँ पर एरर है? देखिए मैंने आपको बताया था जहाँ पर ईच हो, एवरी हो, जो एक एक सिंगुलर चीज़ को डिनोट करता हो, रेफर करता हो, तो वहाँ पर हम वर्ब भी सिंगुलर ही रखते हैं, एक वचन में। यहाँ हर एक पुरुष और हर एक महिला, गांव की हर एक पुरुष और हर एक महिला उस उत्सव में, उस समारोह में, उस फेस्टिवल में प्रेजेंट थी। तो यहाँ वर नहीं होगा, वॉज होगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। सिंगुलर मतलब ईच एंड एवरी पर्सन। जब हर महिला और हर पुरुष की बात हो रही है, तो ये सिंगल बॉडी मतलब सिंगल पर्सनालिटी को रेफर कर रहा है। इसलिए यहाँ पर हम वर्ब क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे। एरर जो है वो यहाँ पर है। देखिए नेक्स्ट देखिए, एज वी सी शी appears to be unreasonable, anxious about pleasing her husband. As we see, जैसा हम देखते हैं, she appears to be, वो दिखाई देती है, unreasonable anxious about pleasing her husband, अपने हस्बैंड को प्लीज करने के लिए वो कैसी दिखाई देती है? बहुत ही एंशियस दिखाई देती है। कुछ क्लियर है? कुछ समझ आ रहा है यहाँ क्या होगा? देखिए इसमें एंशियस क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। और अनरीजनेबल क्या है? अनरीजनेबल हमें एडजेक्टिव की तौर पर नहीं बल्कि एडवर्ब की तौर पे यूज़ करना है, क्योंकि ये एंशियस की क्वालिटी को एड ऑन कर रहा है, इसलिए ये होगा अनरीजनेबली। देखिए
As we see, she appears to be unreasonably anxious about pleasing her husband. यहाँ पर है error. देखिए दूसरा देखिए, whether permitted there will be a garden party at government house tomorrow. वेदर ने परमिट किया तो गवर्नमेंट हाउस में कल पार्टी होगी. ठीक है, अब आपको इसमें निकालना है एरर कहाँ पर है. अभी तक जितनी बताई समझ आ रही है आपको? आपने जो पढ़ा है उसी में से है, कुछ भी बाहर से नहीं है. आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे, उसमें था कि बारिश होगी तब मैं वहाँ आऊँगा. तो यदि कुछ उसका एक आध एग्जाम्पल याद होगा तो आपको इसमें से एरर निकालना बहुत आसान हो जाएगा. टेंस की गलती है. देखिए यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस में यदि यहाँ पर फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा. ए पोर्शन में मिस्टेक है. इफ़ वेदर परमिटेड तो परमिटेड की जगह नहीं हो, परमिट्स होगा. यदि वेदर ने परमिशन दी तो वहाँ पार्टी ज़रूर होगी, कल वहाँ पार्टी होगी. यहाँ गलती है. देखिए 7th देखिए, द ट्रैवलर बीइंग weary he sat by woodside to rest. देखिए द ट्रैवलर बीइंग weary he sat by woodside to rest. किसी को कहीं एरर समझ में आ रही हो? कुछ तो बताइए, आप लोगों ने इतना पढ़ा है, कहीं समझ आ रही है? ये देखिए ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, एक नो एरर हो गई. हो सकता गलती ना भी हो. देखो देखिए इसमें क्या है, द ट्रैवलर बीइंग वेरी, मतलब जो यात्री था वो बहुत थका हुआ था और थका होने के कारण कहाँ बैठ गया, वुड साइड, मतलब जंगल में वो रेस्ट के लिए बैठ गया. तो यहाँ यू शुड ड्रॉप ही. यहाँ कोई दो लोग नहीं है, ना सेंटेंस अलग अलग हैं. ट्रैवलर बीइंग वेरी सेट बाय वुड साइड टू रेस्ट, हमारा एक ही सब्जेक्ट से काम चल जाएगा. थका हुआ होने के कारण, क्योंकि हमने यहाँ बीइंग वेरी जो लगा दिया है, ये हमने क्या लगा दिया है, ये हमने यहाँ पे सिरन लगा दिया है. जब हमने थका हुआ होने के कारण लगा दिया, हमने यहाँ पार्टिसिपल का, यहाँ पर पार्टिसिपल का यूज़ कर दिया, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इस ही की ज़रूरत ही नहीं है. तो आप ही हटा देंगे और ये हो जाएगा द ट्रैवलर बीइंग वेरी सेट बाय वुड साइड टू रेस्ट. नेक्स्ट देखिए, ही डिड नॉट एंड कुड नॉट हैव अंडरस्टूड द फुल फैक्ट्स ऑफ द केस. He did not and could not have understood the full facts of the case. वो नहीं और नहीं समझ सका केस के पूरे फैक्ट्स को, तथ्यों को नहीं समझ सका. देखिए इसमें वो नहीं समझ पाया और नहीं समझ सका. यहाँ पे ये डिड नॉट अकेला है, यहाँ मेन वर्ब नहीं है. जो हमारी मुख्य क्रिया है यहाँ पर नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब दी गई है. तो यदि इज़, आर, एम ये हेल्पिंग वर्ब दी गई हैं और साथ इनके साथ कोई मुख्य क्रिया नहीं है, तो इसके तुरंत बाद हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है. बट यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कंजंक्शन से सेंटेंस जोड़ा गया है एंड से, तो हमें वी नीड अ मेन वर्ब, हमें मेन वर्ब की ज़रूरत है. और मेन वर्ब यहाँ पर दी गई है तो हम इसी को यहाँ कर लिखेंगे. ये हो जाएगा ही डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड कुड नॉट हैव अंडरस्टैंड द फुल फैक्ट्स ऑफ द केस. या ना तो वो समझ पाया और ना ही वो समझ सका, ना तो उसने समझने की कोशिश की और ना ही वो समझ पाया कि केस के पूरे फैक्ट्स क्या हैं. तो यहाँ पर भी अंडरस्टैंड आएगा, ये जो है यहाँ पर एग्जैक्ट. ठीक है ना. अभी देखिए, नीदर रोहित नॉर कबीर हैव डन हिज लेसन. ना तो रोहित ने ही काम किया, ना ही कबीर ने अपना पाठ याद किया, अपना पाठ पूरा किया. बताइए
आपने नीदर नॉर ईदर और भी पढ़ाया था मैंने आपको, जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाए थे। इवन आर्टिकल में भी मैंने पढ़ाए थे नीदर नॉर। किसी को समझ आ रहा है? किसी को समझ आ रहा है? कहीं कुछ भी जो भी आपको लगता है वो बताइए। आपको ऐसा थोड़ी है कि यदि आपने कुछ गलत बताया तो मैं सही करूंगी ना। आप मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है कि कहाँ गलती हो सकती है। है बेटा? हैज वेरी हैव की गुड, जगह वेरी गुड। कौन है ये? श्रेया त्यागी। श्रेया बेटा, वेरी गुड। यहाँ पर हैज आएगा। बिल्कुल सही बताया आपने। ना तो रोहित और ना ही कबीर, ये बेटा सिंगल एंटिटी है। हर एक व्यक्ति को, ना ही तो रोहित ने और ना ही कबीर ने अपना किया लेसन पार्ट, अब सॉरी अपना लेसन याद किया, तो दोनों ने ही अपना वर्क नहीं किया। तो यहाँ बोथ दे आर नॉट लाइक, इनका ऐसा नहीं है कि दे आर रेफरिंग बोथ, ये बोथ को रेफर नहीं कर रहा, ये इंडिविजुअली रेफर कर रहा है, एक एक को बता रहा है, ये सिंगल एंटिटी है, इसलिए यहाँ पर हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम अपोज टू द प्लान ऑफ एक्शन नॉट बिकॉज इट इज इल कंसीव्ड बट दैट इट सीम्स इम्प्रैक्टिकल। देखिए, कोशिश करो, निकल आएगा यहाँ भी। आई एम अपोज्ड, सेंटेंस को देखो जैसे मैं पढ़ती हूँ ऐसे पढ़ो। आई एम अपोज टू द प्लान ऑफ एक्शन नॉट, हाँ बताओ। मैम नॉट बिकॉज, कल परसों में मैम ने बताया था। क्या? नॉट बिकॉज, लेकिन मैंने क्या बताया था? मैंने मैम बट दैट की जगह है बट आल्सो आएगा, बट दैट की जगह बट आल्सो। बेटा, बट ऑल्सो तब आता है जब यहाँ पर नॉट ओनली होता है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो की पेयरिंग है, उनका कॉम्बिनेशन है, वो साथ साथ ही चलते हैं और पूरे चलते हैं। नॉट ओनली पूरा दोनों शब्द और बट ऑल्सो ये दोनों पूरे शब्द साथ साथ चलते हैं। नहीं, यहाँ पर दो कंजंक्शन एक साथ आए हैं, बट भी और दैट भी, दो एक, ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। आई एम अपोज टू द प्लान ऑफ एक्शन नॉट बिकॉज इट इज इल कंसीव्ड बट इट सीम्स इम्प्रैक्टिकल। दैट की क्या ज़रूरत है? बट दैट इट सीम्स, कोई ज़रूरत नहीं है। तो दैट जो है ये नहीं आएगा, एक्स्ट्रा है, फालतू है, दो कंजंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज barely midnight when I arrived home, but I found them both sitting at the table waiting on me. मैम वेटिंग फॉर मी, है बेटा? वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी, यहाँ पर वेटिंग ऑन मी ना होकर वेटिंग फॉर मी होगा। अच्छा, वेट फॉर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट ऑन? वेट ऑन का क्या मतलब है और वेट फॉर का क्या मतलब? आपको पता है वेट ऑन का क्या मतलब होता है? वेट ऑन का मतलब होता है टू सर्व समवन, टू सर्व समवन। वेट ऑन का मतलब होता है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, टू सर्व समवन, किसी को कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तब वेट ऑन का यूज़ होता है। और वेट फॉर का यूज़ क्या होता है? जब हम किसी का वेट करते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग समवन की समबडी इज अबाउट टू कम, कोई आने वाला है, तब हम वेट फॉर का यूज़ करते हैं। और देखिए यहाँ पर यही है, इट वॉज बेयरली मिडनाइट, आधी रात हो चुकी थी, व्हेन आई अराइव्ड होम, जब मैं घर आया, बट आई फाउंड देम, लेकिन मैंने देखा कि बोथ, दोनों सिटिंग एट द टेबल, टेबल के पास बैठे हुए हैं, वेटिंग फॉर मी, और मेरा वेट कर रहे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये यहाँ क्या है? दे आर एक्सपेक्टिंग दैट समबडी इज अबाउट टू कम, सो वेट फॉर आएगा, वेट ऑन नहीं आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, ही एज वेल एज यू इज टायर्ड ऑफ हिज लॉन्ग ऑफ दिस लॉन्ग एंड ट्रबलसम अफेयर। देखो इसमें कहाँ कहीं कोई एरर दिखाई दे रही है क्या? ही एज वेल एज यू इज टायर्ड ऑफ दिस लॉन्ग एंड ट्रबलसम अफेयर। आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्क कॉन्कॉर्ड पढ़ा था? ये टॉपिक भी तो हो गया आपका। देखिए एज वेल एज से जब भी हम दो प्रोनाउन को जोड़ते हैं तो जो वर्ब कंसीडर किया जाता है वो ये वाले प्रोनाउन का ही किया जाता है। जबकि हो सकता, मुझे लग रहा था आप में से कोई बोलेगा तो आप बोलेगा यू आर टायर्ड ऑफ होगा, बट ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट सेंटेंस है ये, नो एरर। ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखिए, along the northern frontier of India is seen the Himalayas mighty in their splendor। कहीं इसमें कुछ नज़र आ रहा है? कई बार वो क्या है कि हम ऐसे भी निकालते हैं कि ये वाला पोर्शन इतना सही है तो ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, तो गलती यहाँ हो सकती है। सेंटेंस नंबर 12 है, along the northern frontier of India is seen the Himalayas mighty in their splendor। जो नदर्न माने उत्तरी, भारत के उत्तरी फ्रंटियर्स हैं वो उनकी हिमालयास के वो बहुत ही माइटी हैं। किस में माइटी है? अपने स्प्लेंडर में, अपनी शान और शौकत में, अपनी चमक में शानदार हैं बहुत। देखिए यहाँ पर देयर जो है वो किस चीज़ को बता रहा है कि इस सेंटेंस में जो फ्रंटियर है वो कौन से? कई सारे हैं। देयर मैनी नंबर, सो इट इज़ इन प्लूरल नंबर। जब ये प्लूरल नंबर में है तो ये वर्ब जो है, ये सिंगुलर जो है, ये गलत है, यहाँ पर आर का यूज़। Along the northern frontier of India are seen in the Himalayas mighty in their splendor। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, the recommendations of the committee that the age should be lowered down immediately was not accepted। ये मैंने पढ़ाया है आपको। हाँ बेटा, जहाँ पर वॉज है वहाँ पर वर आएगा। क्यों आएगा? यहाँ पर वर आएगा, बट क्यों आएगा? मैम क्योंकि मैं कमेंट की बात हो रही है। क्या हो रही है? मैम हाँ, की बात हो रही है। ये जो कमेटी है ना, इसके जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी रिकमेंडेशंस हैं। रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी दैट द एज शुड बी लोअर डाउन इमीडिएटली वाज नॉट एक्सेप्टेड। कि जो भी उन्होंने अपना क्राइटेरिया रखा है ना किसी सिलेक्शन का, तो उसमें जो एज है, उम्र का जो रखा है कि जैसे 18 प्लस हैं उनको पर्टिकुलर कोई जॉब मिलता है, या जॉब जो है वो खुलते ही 18 प्लस में, कई जो है वो 21 प्लस में खुलते हैं जॉब, है ना, कई ऑफिसेज में। तो वो जो क्राइटेरिया है उन्होंने कहा है कि द एज शुड बी लोअर डाउन इमीडिएटली वाज नॉट एक्सेप्टेड।
यानी कि जो एज को आप डाउन कर रहे हो, आप उनको लोअर कर रहे हो कि नहीं, मान लो पहले उसके उस पर्टिकुलर ऑफिस में 21 साल एज ग्रुप था कि 21 साल के लोगों को जॉब मिलती है, अब उन्होंने कहा कि नहीं 18 साल के लोगों को मिलेगी। तो जो कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं उन्होंने कहा वो वो सही नहीं है, वो एक्सेप्टेड नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है। तो जो रिकमेंडेशंस है वो ईच और एवरी मेंबर, हर व्यक्ति की है। तो यहाँ पर जो कमेटी है ना उसको यहाँ सिंगुलर ना दिखा के प्लूरल में दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? क्योंकि जो रिकमेंडेशंस वर्ड यहाँ पर है ना वो हर किसी के ओपिनियन को बताता है। तो यहाँ जैसे मैंने आपको यदि याद हो, तब जब मैंने ये पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एक तो हो गया कि यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं, एक हो गया कि एक ये है मेंबर, एक ये है मेंबर, मैंने बताया था ना, ड्रॉ करके बताया था। तो एक ओपिनियन तो ये हो गया, इसका आया, इसका आया, तो ये इंडिविजुअल हो गया। और एक हो गया जब कमेटी का आया तो वो इसका भी है, 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 इन सब के ओपिनियन है, कंबाइंड ओपिनियन है। तो लेकिन है कैसे, बहुत सारे लोगों के हैं। तो यहाँ कैसे इनको क्या मानते हैं, हम प्लूरल मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वर आएगा। नेक्स्ट देखिए, योर रिजल्ट डिपेंड नॉट ओनली ऑन हाउ लॉन्ग यू हैव स्टडीड बट हाउ मच यू हैव रेड। देखिए इसमें कहाँ लगता है कि एरर हो सकती है या एरर है बेटा? हैव की जगह हेड हो सकता है। योर रिजल्ट डिपेंड ऑन, नहीं, यहाँ पर देखिए डिपेंड है, हमारा प्रेजेंट टेंस है तो ये भी हमने प्रेजेंट में लिया है, हैव स्टडीड प्रेजेंट परफेक्ट है। वेरी गुड, बट ऑल्सो। जब नॉट ओनली हमारे पास पूरा है तो बट ऑल्सो की भी तो पेयरिंग पूरी चाहिए हमें, ठीक है ना? तो यहाँ पर बस ये वाले एक्चुअली में ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ एरर्स हैं और उनका करेक्शन क्या क्या होगा। लेकिन ये बात भी है कि आपको ये सब नहीं निकालना होता, आपको सिर्फ क्या करना होता है, आपको सिर्फ ये निकालना है कि गलती कहाँ है, तब एरर कहाँ है, और आपको टिक करना है कि सी पोर्शन में गलती है, डी पोर्शन में गलती है, या नो एरर है तो ई में है, तो कोई गलती नहीं नज़र आ रही तो ई लगा दिया। तो इस तरह से ये आपका स्पॉटिंग एरर के आज हमने 20 सेंटेंस किए, ठीक है। कुछ और कराती हूँ। देखिए मैं कॉलेज से आई और मैंने बस लिखना शुरू कर दिया, मैं सारा लिख नहीं पाई और मेरा टाइम हो गया। अभी कुछ और हम एरर्स को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने प्रीपोजिशन के बारे में कहा था, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनमें हमें पता ही है कि ये वाला ही प्रीपोजिशन आता है उनके साथ, कुछ भी केस हो। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनके साथ कुछ पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस आते हैं, ठीक है। जैसे यदि हम बात करें, लिख ही देती हूँ, टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। देखिए जैसे सजेस्ट है, जैसे से है, जैसे प्रपोज है, जैसे रिप्लाई है, जैसे एक्सप्लेन है। ये आपको याद रखने होते हैं जब आप एरर्स करेंगे या जब आप सेंटेंस करेक्शन करेंगे, तब ये आपके बड़े काम आते हैं। ये जितने भी पढ़ाए गए हैं आप अपने रजिस्टर उठा के देखना, जिन्होंने बच्चों ने नोट्स अपने नोट डाउन किए हैं तो उनको आज जो एरर बताई गई है वो सब मिलेंगी। लिसन है, राइट है, स्पीक है। आपको पता है ये सारे वर्ड्स जितने भी अभी मैंने लिखे हैं ये हमेशा किस प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं, मतलब कौन सा प्रीपोजिशन है जो इन्हें फॉलो करता है, टू। इन सब के साथ हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा ही डिड नॉट, जैसे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में हमने क्या बताया था कि कुछ वर्ड्स फालतू में लगा दिए जाते हैं और कुछ वर्ड्स के साथ को लगाना पड़ता है तब वो करेक्ट बनते हैं। जैसे ही डिड नॉट रिप्लाई मी, यदि मैंने ये लिखा ना तो ये गलत है, ये सही नहीं है,
रिप्लाई को हमेशा किससे सॉरी, रिप्लाई के साथ कौन सा प्रपोजिशन हमेशा आना चाहिए? इसको होना चाहिए था ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी, ये होना चाहिए था, तब ये सही है। रिप्लाई के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आता है, ठीक है ना। ये मैंने कुछ वर्ड्स बताए हैं, आप चाहें तो इनको नोट कर लें। सजेस्ट, से, प्रपोज, रिप्लाई, एक्सप्लेन, टॉक, लिसन, टॉक टू, डोंट टॉक टू मी। डोंट टॉक मी नहीं होता कभी भी, हमेशा टॉक टू मी होता है। ऐसे ही डोंट स्पीक टू मी, स्पीक टू, डोंट स्पीक मी नहीं होगा, हमेशा टू फॉलो करेगा। ऐसे ही राइट टू भी, जैसे he is writing या he is writing this letter to his father, अपने पिता के लिए लिख रहा है, तो write to, writing to। या प्रपोज करना हो तो he proposed, अब प्रपोज्ड के बाद जरूर टू आएगा, ही प्रपोज टू। अब यहाँ पे आपको दिखाना है हु, किसको प्रपोज किया, तो ही प्रपोज टू, मान लीजिए ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड, टू, हाँ, ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड फॉर मैरिज, कुछ भी है ना। ऐसे एक्सप्लेन, टीचर एक्सप्लेन टू हिज स्टूडेंट, एक्सप्लेन के साथ भी हमेशा टू का यूज आप देखेंगे ज़रूर होता है। लिसन टू योर पेरेंट्स, लिसन टू योर टीचर्स, लिसन टू योर एल्डर्स, लिसन के साथ भी हमेशा क्या होता है, टू प्रपोजिशन का यूज़ होता है। तो जब भी आप चाहे सेंटेंस करेक्शन करें या आप स्पॉटिंग एरर वाली एक्सरसाइज करें, तो ये जो चीज़ें हैं इनको याद रखें। देखिए इसी तरह कुछ प्रपोजिशन ऐसे होते हैं जो हमेशा टुडे, टुमारो, यस्टरडे के साथ यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऑन है, इन है और एट है। वो हमेशा किसके साथ, जैसे मॉर्निंग के साथ क्या होता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, है ना, होता है ना। इन जो है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग होता है, जबकि नाइट के साथ हमेशा एट नाइट होता है। और आपको पता है टुमारो, यस्टरडे, टुडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, इनके साथ हम कैसे यूज़ करते हैं। इनके साथ तो हम करते हैं यूज़, लेकिन जो ये टुडे, टुमारो है, इनके साथ हम इनका यूज़ नहीं करते। जैसे मुझे कहना है कि शी विल गो देयर, तो यहाँ पे ऑन, इन, मैं ऑन ही लिख देती हूँ, अभी आपको पढ़ के बताऊँगी। ऑन टुमारो, तो शी विल गो देयर ऑन टुमारो नहीं होगा, इन टुमारो नहीं होगा, एट टुमारो नहीं होगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। राइट होगा शी विल गो टुमारो, शी विल गो देयर टुमारो। मतलब ये इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, ऑन वेडनेसडे, ये सब होते हैं। जैसे डे का तो ऑन मंडे, ये इनके साथ तो यूज़ होते हैं जब हमारे पास पार्ट ऑफ द डे है, मतलब दिन का कोई हिस्सा हमारे पास है, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे नाइट हो, चाहे इवनिंग हो, या हमारे पास कोई दिन हो, हफ्ते का कोई पार्ट हो, यानी पूरे वीक का पार्ट हमारे पास मंडे है, तो वो हो, तब तो ऑन, इन और एट का यूज़ करते हैं। लेकिन यदि हमारे पास कल है, परसों है, जैसे टुमारो हो, टुडे हो, तो ऑन टुडे नहीं होगा, इन टुडे भी नहीं होगा, एट टुडे भी नहीं होगा। यस्टरडे हो तो यस्टरडे में भी ना ऑन यस्टरडे होता, ना इन यस्टरडे होता, ना एट यस्टरडे होता। द फॉलोइंग डे भी नहीं होता। यदि फॉलोइंग डे है, मतलब फॉलोइंग डे का मतलब होता है आने वाला कल, टुमारो, ये होता है। तो इफ़ ही इज़ कमिंग, तो ही इज़ कमिंग द फॉलोइंग डे होगा, ही इज़ नॉट कमिंग ऑन द फॉलोइंग डे होगा, ना इन द फॉलोइंग डे होगा, ना एट द फॉलोइंग डे होगा। ठीक है, द नेक्स्ट डे के साथ भी नहीं होता है। द नेक्स्ट डे हमें है, उसके साथ भी ये इन, ऑन, इन, एट
इनका यूज़ नहीं होता है। ठीक है, किसके साथ? इनके साथ। ना इसके साथ होगा टुमारो के साथ, ना टुडे के साथ, ना यस्टरडे के साथ, ना फॉलोइंग डे के साथ, ना नेक्स्ट डे के साथ। तो ये भी एक तरह से आपका, यदि आप इनका यूज़ करते तो कहते हैं फालतू में इनका यूज़ कर दिया। ठीक है, अभी एक चीज़ और है, यदि हम कहीं भी कुछ प्रपोजिशन ऐसे होते हैं जिनके साथ जब भी हम वर्ब का यूज़ करते हैं, यदि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म का, तो हम उसमें आईएनजी ज़रूर लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं। और वो प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं? कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जैसे, कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जैसे अबाउट है, आफ्टर है, एट, बिफोर, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, टू। देखिए इसका एग्जाम्पल हमने एक ऊपर भी देखा था, वो दिखाती हूँ। देखो इसके एग्जाम्पल में यहाँ पर था आस्किंग, जहाँ पर था देखिए, एज द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड ही इंसिस्टेड ऑन। तो इंसिस्ट के साथ टू नहीं आता, ऑन आया, और ऑन के साथ हमने जीरन लगाया था। देखिए ये लिख रखा है मैंने, जीरन लगाया था हमने। टू आस्क नहीं होता बल्कि आस्किंग होता है। तो ऑन के साथ हम जब कोई भी वर्ब आएगा आगे, फॉलो करेगा ऑन को कोई भी वर्ब, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। यही बता रही थी मैं कि कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जैसे अबाउट है, आफ्टर है, एट, बिफोर, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, टू। इनके साथ द मेन वर्ब मस्ट बी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी जिसे हम वर्ब की चौथी फॉर्म कहते हैं, बी फोर। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देती हूँ, शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डू इट। अब फ्रॉम के साथ कभी भी यदि आगे वर्ब आ रही है, वर्ब आई है ना, यदि वर्ब आएगी तभी वर्ब आएगी, तो वर्ब हमेशा आईएनजी की फॉर्म में आएगी। इसका करेक्ट सेंटेंस, ये रॉन्ग है, करेक्ट फॉर्म जो बनेगा वो किस तरह बनेगा, शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट। उसने मुझे ऐसा करने से मना किया, तो यहाँ डूइंग होगा, डू नहीं होगा। शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डू इट नहीं होगा, फ्रॉम डूइंग इट होगा। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कभी भी हम किसी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते। जैसे एक वर्ड है डिस्क्राइब, एक हमारे पास वर्ब है डिस्कस, एक है रीच, टेल, ऑर्डर, अटैक, रिजेंबल, रिडिक्यूल, डिमांड। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ हमें किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे यदि मैं कहूँ द पोएट डिस्क्राइब about the beauty of nature, in his poem। पोएट ने अपनी पोएम में नेचर ऑफ ब्यूटी के बारे में बताया है। तो डिस्क्राइब का ऑलरेडी मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बताना। डिस्क्राइब मीन्स टू गिव डिटेल अबाउट समथिंग। ऑलरेडी इसमें अबाउट हिडन है, किसी के बारे में ही बताया जाता है, उल्लेखित किया जाता है, तो किसी के बारे में ही
आप डिटेल बताते हो, डिस्क्राइब करते हो, उल्लेखित करते हो, तो इसमें अबाउट वर्ड का यूज़ नहीं होता है। उसी तरह डिस्कस भी आप किसी पॉइंट पे करते हो, किसी चीज़ पे करते हो, तो आप इसके साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना चाहिए, मतलब नहीं लगाते हैं। रीच के साथ, टेल के साथ, ऑर्डर के साथ, अटैक के साथ, रिजेंबल के साथ, रिडिक्यूल के साथ और डिमांड के साथ, इनके साथ हमें कोई भी प्रोजेक्ट, वी डायरेक्टली यूज द ऑब्जेक्ट एंड नो प्रपोजिशन इज यूज आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब, और तब जब ये ट्रांजिटिव वर्ब की फॉर्म में दी गई। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है इनके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ट्रांजिटिव फॉर्म में दी गई, ठीक है ना। जब ये इनके आगे जब कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, मैं सोच रही ट्रांजिटिव, हाँ ट्रांजिटिव के फॉर्म में दी गई, मतलब इनके आगे जब कोई ऑब्जेक्ट दिया, यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, द पोएट डिस्क्राइब होता, और अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर वर्ड नहीं होता हमारे पास, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो हमें अबाउट लगाते हैं। लेकिन यदि हमारे पास दिया है ऑब्जेक्ट, तो हमें अबाउट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है हम किस चीज़ के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। तो जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, यानी हम जब डिस्क्राइब को एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करते हैं, तो हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो है वर्ड अक्रॉस। और ये अक्रॉस ऐसा वर्ड है, अक्रॉस एक प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन है ये, और ये अलग अलग मीनिंग देता है, मतलब डिफरेंट केसेस में डिफरेंट मीनिंग देता है। जैसे मैंने कहा, माई अंकल लिव्स अक्रॉस द रिवर। मैं लिखती जा रही हूँ, आप मुझे बताना इनके क्या मतलब है। द गर्ल swam across the river, ठीक है। एक और है, she threw the luggage, जी ए है ये, लगेज, across her shoulders। एक और है, I came across him। अभी आपको समझ आएगा, मैंने सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में भी पढ़ाया था। देखिए, एक पढ़ाया था इसमें से। अब मैंने कहा आपसे, माई अंकल लिव्स अक्रॉस द रिवर। यहाँ बात किसकी बात हो रही है? रहने की। और रहना किस चीज़ को बताता है? स्टेबिलिटी को, है ना। कोई व्यक्ति बार इधर उधर तो नहीं मूव कर रहा ना, स्टेबिलिटी को बता रहा है। यानी ये जो मेरे अंकल ये रहते हैं, यानी इनका घर है। अब अक्रॉस द रिवर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर इसका मतलब हुआ अपोजिट साइड में, ठीक है ना, अपोजिट साइड में रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर नदी है तो इस तरफ अंकल का घर है, यहाँ आप खड़े हो तो आप कहोगे मेरे अंकल उस तरफ रहते हैं, दूसरी तरफ, अपोजिट साइड। तो माई अंकल लिव्स अक्रॉस द रिवर, ऑन द अपोजिट साइड हुआ इसका मतलब, ठीक है। और यहाँ पर द गर्ल स्वैम अक्रॉस द रिवर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये पूरी नदी जो है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यहाँ से यहाँ तक पूरी नदी पार कर लेती है लड़की तैराकी करके, तैर कर। द गर्ल स्वैम अक्रॉस द रिवर, यहाँ अक्रॉस का मतलब हुआ फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक, है ना। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक वो, तो ये हुआ ये कंप्लीट, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ये मतलब हुआ इसका, ठीक। और
और तीसरा सेंटेंस है शी थ्रू द लगेज अक्रॉस द शोल्डर्स। अब आप देखो यहाँ अक्रॉस का क्या मतलब हुआ, कोई बैठा है और कोई यहाँ बैठा है, उसने कोई यहाँ बैठा है, ठीक है। अभी उसने सामान यहाँ से लेके ऐसे फेंका, बिल्कुल यहाँ से इसके निकल अक्रॉस द शोल्डर, शोल्डर के पास से फेंका, तो उसने एक दो शोल्डर दो होते हैं ना, अब दो शोल्डर पर दोनों बोथ साइड, यहाँ मतलब हुआ बोथ साइड। देखिए यहाँ मतलब हुआ वन साइड, ऊपर देखिए मेरे अंकल कहाँ रहते हैं, माई अंकल लिव्स अक्रॉस द रिवर, तो यहाँ स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। देखिए यहाँ रहते हैं अंकल, कहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, ठीक है, तो वन साइड हो गया ये, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, द गर्ल स्विम अक्रॉस द रिवर, तो वो एक साइड से दूसरे साइड तक पूरी नदी पार की उसने, अक्रॉस द रिवर, ठीक है। और यहाँ शी थ्रू द लगेज अक्रॉस हर शोल्डर, यानी यहाँ दोनों शोल्डर, उसने इधर यहाँ से सामान फेंका और यहाँ पर आया, तो बोथ द शोल्डर्स, तो ये क्या हो गई, बोथ साइड्स हो गई। यहाँ पर इसका मतलब बोथ साइड्स, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ है कि ही केम अक्रॉस मी, ये मैंने ये रहा, ही केम अक्रॉस हिम, सॉरी आई केम अक्रॉस हिम। तो यहाँ मैंने आपको बताया था केम अक्रॉस का, जब सडनली वर्ड हमने सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में यूज़ किया था, तो मैंने आपको बताया था सडनली केम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक मिल जाना, इसका मतलब होता है सडनली मीट, एक्सीडेंटली मीट। तो जब सडनली मीट कोई हमसे अचानक आके मिलता है ना, तो उसको मतलब ही केम अक्रॉस होता है। तो अब हमारे पास अक्रॉस के कितने सारे मीनिंग हो गए। जब भी जैसे जैसे आगे आगे कंपटीशन की इंग्लिश होती है ना, तो वो इंग्लिश सेंस पे बहुत डिपेंड करने लगती है, कि जैसा जैसा सेंस उसका बोलता है ना, वैसे वैसे हमें इसको यूज़ करना होता है। हमें ये देखना है कि यहाँ पर यदि लिविंग है तो इसका मतलब क्या है, यदि यहाँ स्विम कर रही है, मूवमेंट है, तो क्या मतलब है, यदि यहाँ पर ये लगेज है और अक्रॉस द शोल्डर है, अक्रॉस हर शोल्डर है, तो इसका क्या मतलब है। और केम के साथ यदि अक्रॉस आए, केम अक्रॉस का मतलब तो अचानक मिलना ही होता है, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको प्रपोजिशन का ये बताया। आज मैंने प्रपोजिशन के आपको कितने रूल बताए, मैंने आपको स्पॉटिंग एरर के साथ साथ हमने कुछ जो जितना भी हमने पुराना जो भी पढ़ा था, देखिए नरेशन से रिलेटेड आपका था, प्रीपोजिशन से रिलेटेड था, प्रोनाउन से रिलेटेड था, आर्टिकल सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे आए, कुछ इसमें सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन से रिलेटेड था, कि जैसे मीनिंग ही अलग है, अराइजिंग और राइजिंग का मीनिंग अलग हो गया बिल्कुल, है ना। कुछ हमारा किससे रिलेटेड था, देखिए जब हमने मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था, तो मैंने आपको 2, 3, 1 का एक वो पढ़ाया था कि पहले सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म आता है, ये मैंने बताया था। लेकिन कंजंक्शन में आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम एज वेल एज से कभी कोई चीज़ जोड़ते हैं, तो जो फर्स्ट एज वेल एज से पहले वाली जो वर्ब आती है, यानी पहले जो सब्जेक्ट आता है, वो उसके अकॉर्डिंग वर्ब रखी जाती है, ना कि जो नियर बाय, जो वर्ब के बिल्कुल नज़दीक का होता है ना, जो वर्ब रखी जाती है ना, वो इससे लिंक होना चाहिए, मतलब इसको देखकर रखी जाती है, ना कि नियर बाय को देख के। अपने पड़ोसी को देख के नहीं होता है, है ना, उसके पहले वाले को देखकर होता है। और ये सिंगुलर प्लूरल वाली थी दोनों गलतियाँ, है ना। और ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का था। फिर मैंने सोचा कि आपको प्रीपोजिशंस कराने ही है, तो प्रीपोजिशन करा देते हैं। देखिए इसमें मैंने एक आपको ये बताया कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो टू को फॉलो करती है, मतलब जिनके साथ टू आना ही आना है, आता ही है कंपल्सरी। तो वो मैंने आपको कुछ वर्ड्स बता दिए, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑन, इन, एट वैसे तो हम यूज़ करते हैं टाइम के साथ जैसे, लेकिन पार्ट ऑफ होना चाहिए, पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द वीक, पार्ट ऑफ द मंथ, उनके साथ यूज़ होते हैं। लेकिन हमने आज, कल, परसों इसकी बात करें तो इनके साथ हम ऑन, इन, एट का यूज़ नहीं करते हैं, गलत होता है।
ठीक है। दूसरा मैंने ये भी बताया कि जब हम ऑन का यूज़ करते हैं तो ऑन के बाद जो भी वर्ब आती है वो हम क्या करते हैं, कुछ ऑन नहीं, कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं उनके बाद जब भी वर्ब आती है तो वो वर्ब इन्फिनेटिव की फॉर्म में ना कि जिरेंड की फॉर्म में आती है। जिरेंड वो होता है जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, जैसे शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, ठीक है ना। और कुछ हमने फिर ये देखे, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिन वर्ब के साथ हम किसका प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते, जैसे डिस्क्राइब है, डिस्कस है, और कब, जब वो ट्रांजिटिव के फॉर्म में आते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज़ किए जाते हैं। फिर हमने अक्रॉस के कई मीनिंग देखे कि अक्रॉस स्टेबिलिटी के फॉर्म में है, मूवमेंट के फॉर्म में है, और देखिए ये थ्रो ये भी मूवमेंट है, मूवमेंट दोनों तरफ है, वन साइड टू अनदर भी है और बोथ साइडेड भी है। और केम अक्रॉस का मीनिंग मैंने आपको बताया कि सडनली मीट है। तो इस तरह से ये आपके प्रीपोजिशंस हैं। कुछ प्रीपोजिशन आप कहें तो प्रीपोजिशन तो इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। और भी बता सकते हूँ मैं, आपने बिटवीन और अमंग बहुत पढ़ा होगा। बिटवीन जब दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस होता है ना। प्रीपोजिशन बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू थिंग्स और टू पर्सन्स, जब दो लोगों के बीच में हमें बताना हो। और अमंग क्या होता है, टू पर्सन्स और टू थिंग्स। जैसे आई डिस्ट्रीब्यूटेड द एप्पल बिटवीन राम एंड श्याम, तो राम और श्याम दो थे, उन दोनों के बीच में ने इस एप्पल को बांट दिया। और अमंग का यूज़ कहाँ होता है, जब हमें मोर देन टू के लिए हमें इनका यूज़ करना पड़ता है, मोर देन टू पर्सन हो या मोर देन टू थिंग्स हो, ठीक है, मोर देन टू पर्सन, और थिंग्स भी हो सकती हैं। अभी कैसे, यदि मैंने पूरी क्लास में जितने भी बच्चे थे उनको अपने बर्थडे पे टॉफ़ीज़ बांटी, तो आई डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफ़ीज़ अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, अमंग द क्लासमेट्स ऑफ माई क्लास, तो वो वहाँ अमंग का यूज़ किया जाता है। और आपको पता है अमिडिस्ट और अमिड का यूज़, एक और यूज़ होता है इसी के साथ, अमिडिस्ट, या कुछ लोग उसको अमिड भी लिखते हैं। इसका यूज़ किसके लिए होता है, इसका यूज़ भी पर्सन्स और थिंग्स के लिए होता है, बट एज अ ग्रुप होता है। इसका यूज़ भी हम पर्सन्स के लिए या थिंग्स के लिए करते हैं, बट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ क्लासमेट्स, ग्रुप ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, तो उनके साथ हम अमिडिस्ट का या अमिड का यूज़ करते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बताया था ऑन, इन और एट, पढ़ा चुकी हूँ वैसे मैं। ये एग्जैक्ट टाइम के लिए होता है, एट 2 PM, है ना, तो वहाँ एट का यूज़ होगा। डेट्स के साथ ऑन 21 जनवरी हम ऑन का यूज़ करते हैं। इन मैंने बता दिया, पार्ट्स ऑफ द डे के साथ, पार्ट्स ऑफ द वीक के साथ, पार्ट ऑफ द मंथ के साथ, और ईयर के साथ भी। जैसे सेंचुरी होती है तो उसका पार्ट हुआ इन 1947, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑन, इन और एट का यूज़ करते हैं। तो ये आपके कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो मैंने आपको बताया। बाय एंड बाय में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको प्रीपोजिशंस बताती रहूँगी, ठीक है। ये आज आपकी एरर की क्लास जो थी ये आज कंप्लीट हुई। और इसमें यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ और क्लियर नहीं है या समझ नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए कल और कुछ एरर्स को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग जितना भी अब तक पढ़ाया गया है उसको अच्छे से, बहुत अच्छी तरह एक बार गो थ्रू हो जाइए उसके, तो आपको
अच्छा लगेगा। आज रिस्पॉन्स थोड़ा कम रहा बच्चों का, बाद में श्रेया ने, अंशिका ने रिस्पॉन्स दिया था। आप सब भी, दीपांशु, संजय, वेदांत, सभी लोग अच्छे से रिवीजन करके आइएगा, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी क्लास। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय बेटा, बाय। थैंक यू मैम। बाय बेटा, बाय। बाय श्रेया। लैपटॉप उसको बता पे करो।